concentration of water outside the cell is more than such solution is called hypotonic solution. Like example, if some resin is kept, किशमिश को रख दिया पानी में, so this is hypotonic solution. और ऐसे केस में पानी चारों तरफ से इसके अंदर जाएगा और क्या होगा, it will swell. तो ये जो चीज़ है अल्टीमेटली क्या होगी, किशमिश फूल जाएगी ऐसे. तो ये है. So in hypotonic solution, there is net movement of water inside the solution. पानी अंदर जाता है. Movement of water. एक मिनट बताता हूँ. दिखाई पड़ रहा है साक्षी? थोड़ा सा उस तरफ कर दीजिए जहाँ लिखा हुआ है. बाकी लाइट बंद करनी है कि ठीक है? ठीक है सर. चलो अच्छी बात है. मैं और थोड़ा ऊपर कर देता हूँ. अभी ठीक है ना? हाँ ठीक है सर. चलो. तो इफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बता रहा होगा, किशमिश को पानी में डाल दो तो बाहर पानी में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और किशमिश के अंदर पानी कम है. तो ऐसे केस में जो आउटसाइड वाटर है वो हाइपोटोनिक कहलाएगा. और इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देयर इज नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड सेल. एंड सेल क्या होती है? स्वेल्स अप. क्या वो फूल जाएगी? दिस इज कॉल्ड hemolysis. इसको क्या कहते हैं? फूल जाने को क्या कहते हैं? hemolysis. जैसे ये दिखाया गया, इसे किशमिश का हो या रेजिन. रेजिन का मतलब क्या होता है? डायग्राम बनाना. देखो इससे याद हो जाएगा. अगर ना भी बनाना हो आपकी मर्जी है, तो कोई नहीं है. तो बता रहा हूँ जिससे समझने के लिए आपको. ये पानी है, पानी में से लगे. ठीक है. So hypertonic solution. So if water concentration संडे टेस्ट में साक्षी के 81 मार्क्स आए. If water concentration outside cell is less, अगर बाहर लेस हो तो क्या होगा बताओ? मान लीजिए मैंने ग्रेप को रख दिया इसमें, शुगर सिरप में. शुगर सिरप में तो क्या होगा? बोलो. पानी अंदर से बाहर जाएगा, कहाँ से अंदर? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अंदर पानी ज्यादा है और सिरप में तो पानी कम होता है. तो इससे क्या वो पिचक जाएगी और रेजिन बन जाएगी, ऐसी किशमिश टाइप हो जाएगी. तो ये हो जाएगा. सो इफ वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड सेल इज लेस, देन सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देयर इज नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड सेल टू आउटसाइड. अंदर से बाहर आएगा कि नहीं? सो इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन
इनसाइड आउट, साइड टू आउटसाइड। और इसकी वजह से क्या होगा, सो शेल जो सेल है वो क्या होगी, श्रिंक्स। इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, प्लाज्मोलिसिस। इट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, इसे प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। एक में 5 मार्क्स है लेकिन इसमें नहीं है। Okay. Now, that is isotonic solution. इसमें 4 डेफिनेशन हो गई हैं। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक हीमोलिसिस हो गई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हो गई, हीमोलिसिस की हो गई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हो गई, और अच्छा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। If water concentration is equal outside the cell is same as inside, then there will be no there is, वैसे तो पानी अंदर बाहर आएगा जाएगा, लेकिन नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, जितने पार्टिकल्स बाहर जाएंगे उतने अंदर आ जाएंगे, तो देयर इज नो net movement. नेट मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन। वास्तव में वो सेल मेम्ब्रेन ही तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सो इस वजह से क्या होता है, जो शेप एंड साइज ऑफ सेल रिमेन सेम ना, तो साइज बस इतना ही लिख दो, सच सोल्यूशन इज कॉल्ड Isotonic solution. आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आईवी जानते हो, आईवी चढ़ता है किसी को, ग्लूकोज नहीं जानते, हाँ. जानते हो ना। अगर आईवी सॉल्यूशन यानी इंट्रावीनस सॉल्यूशन हमारी बॉडी में चढ़ा दिया जाता है, इसको कहते हैं वेन्स में जाता है, इंट्रावीनस सॉल्यूशन। ये कैसे बनता है मालूम है, 9 ग्राम नमक कोई भी लीटर पानी डाल दो बन गया, और 150 रुपये का बाजार बिक रहा है। समझ लो कितनी ठगी है। और वो बिल्कुल उसका आइसोटोनिक एसेंस है, उसमें सेल न पिचकती है न फूलती है। इस आइसोटोनिक, ये किसके आइसोटोनिक है, तो वही भी इसमें डालते हैं नमक। बस 9 ग्राम साल्ट लो वेट करके, और पानी मिला दो 1 लीटर में, वाटर बोतल आती है 1 लीटर की, थोड़ा तो वो आई भी है, और अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो उतना ही रखो तो थोड़ा फिर सेल पिचके की फूल, ठीक है। इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन विद ब्लड सेल। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। अब देखते हैं, हाँ
इतना लिख लिया। अब देखिए, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सेल आर ऑफ वेरियस शेप एंड साइज। इवन शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है और कुछ कुछ अंडे तो बहुत बड़े होते हैं, केजी में होते हैं, वो सिंगल सेल है। तो ऐसी स्थिति में कोई कोई तो प्रोकैरियोटिक है, वो 1 माइक्रोमीटर की भी होती है। सो दो दे वेरी, लेकिन सभी में 3 मेन पार्ट्स हैं। उनका शेप साइज वेरी कर सकता है, लेकिन उनमें 3 चीज़ें जरूर होंगी, एक सेल मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। ठीक है। All cells are having 3 major functional regions. All cells are having 3 major functional region. पहला है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अलावा सेल वॉल भी हो सकती है। सेल वॉल जरूरी नहीं है कि नेसेसरी हो, लेकिन किसी किसी में होती है। सेकंड क्या है, न्यूक्लियस। किसी किसी में न्यूक्लियस का सब्स्टिट्यूट भी होता है, जिसको कि हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। और एक तीसरी चीज क्या है, साइटो। इन 3 चीजों के अलावा बाकी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सब उसके अंदर फ्लोट करते हैं, उनका अपना अपना काम है। लेकिन ये 3 चीज तो सब में होती है। क्या ये 3 चीज, आप ये देख लीजिए, क्या ये 3 चीज प्रोकैरियोटिक में भी होगी? हाँ। लगभग तो होगी, क्योंकि न्यूक्लियोइड होगा, सेल वॉल होगी और साथ में सेल ऑर्गेनल तो नहीं होंगे ना। सर सेल वॉल सब में थोड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक में होती है नहीं? होती है। होती है। प्रोकैरियोटिक में तो जरूर होती है। और सेल बाकी वॉल। हाँ, यूकैरियोटिक में प्लांट सेल में और फंगी में होती है, और एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक? सर आपने कहा कि अभी वो जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सिंगल सेल होता है, बट उसके अंदर जो बेबी है, ऑस्ट्रिच का बेबी, उसमें तो ढेर सारे सेल होते हैं। अगर देखो सिंगल सेल है और फिर उसके बाद वो भी एक सेल ही कहा जाएगा। और अगर जैसे ही उसमें डेवलप होने लगेगा, ठीक है, अंदर का, तो फिर वो उसमें सेल डिवीजन होने लगेगा और फिर धीरे धीरे उसमें बढ़ने लगेगी ये सेल। हैं? जाइगोट की तरह ही है सेल। और जो लोग जो ओविपेरस है, जो एग देते हैं, ले डाउन देयर एग, तो ऐसे केस में वो सिंगल सेल है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि साइज भी अलग अलग सेल का हो सकता है। ओके। और हम लोगों में जो सेल्स होती हैं वो 1 के आगे 12 जीरो लगा दो, इतनी सेल्स होती हैं। ओके। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन सेल्स हैं। बिलियन में ओके ना। अब हम देखेंगे सबसे पहला क्या है, क्या ये 3 चीज सभी में होंगी? These 3 major parts are in eukaryotic as well as प्रोकैरियोटिक में भी होगा, तो ये तो सब में होगा ही। तो इन तीनों को पढ़ लेंगे। फिर सेल ऑर्गेनल्स किस में होंगे? यूकैरियोटिक। वो यूकैरियोटिक में होंगे, तो उसको अलग से पढ़ेंगे। चलिए ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। Okay, the outermost covering of the cell,
outer most covering of the cell which जो कि क्या करती है, separates the content of cell, वो अंदर की चीज को बाहर रखती है ना। The cell from external environment is called plasma membrane. अगर आप अपने घर के दरवाजे को खुला छोड़ दो हमेशा के लिए, तो क्या आपके घर के अंदर की चीज बची रहेगी कि चूहे कुत्ते बिल्ली सब आके खा जाएं, प्राइवेट सारी खा जाएं? तो हमारा घर जो है वो हमको हमारी चीज़ों को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखता है। ऐसे सेल में भी कई चीज़ें होती हैं क्रूशियल जो अलग रखनी चाहिए। तो इस तरीके से इट इज मेड अप ऑफ, ये किसकी बनी होती है? बोलो। प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है, ठीक है। और इट इज सेलेक्टिव परमिएबल, ये कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल, विच allows certain things, कुछ जैसे चीजें होती हैं, वाटर हुआ, मिनरल्स हुआ, ऐसी कोई चीजें ना, allows certain things to pass through it and disallows, एक एस लिखना, other things to pass, कुछ को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती, ठीक है। However, ठीक है, water and minerals move through plasma membrane by osmosis, और जो गैसेज है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे पास होती हैं? क्योंकि गैस के लिए कोई, जैसे जेल का दरवाजा है, क्या वो मच्छरों के लिए बना गया? वो तो फ्रीलियम, वो पानी है इसको दरवाजा। तो उस तरीके से वाटर एंड मिनरल्स पास थ्रू इट बाय ऑस्मोसिस and gases are exchanged through it by diffusion, है ना? Gases are exchanged through it. कौन सी गैस सेल से बाहर जाती है, कौन से अंदर आती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर आती है। मतलब अंदर CO2 अंदर आएगी कि O2? सर O2 अंदर आती है, CO2 बाहर जाती है। क्योंकि सेल में क्या होता है, ग्लूकोज टूटेगा, तो ग्लूकोज टूटने से CO2 बनेगा, उसे बाहर फेंकना है। सो O2 मूव्स इनसाइड द सेल एंड CO2 मूव्स आउटसाइड द सेल। ऐसा अमीबा में भी होता है ना। हम लोग को सबको किसकी जरूरत है? क्यों सांस में ऑक्सीजन लेते हैं? सेल के लिए तो लेते हैं। और हमारे हर सेल के CO2 बाहर निकलती है कि नहीं? ये जो CO2 निकल रही है ऐसे नहीं निकल रही है, हर सेल ने छोड़ी है और वो इकट्ठा होकर बाहर निकल रही है। और जो हमने सांस ली वो ऑक्सीजन के हर सेल के पास पहुंच रही है। यही बात। सो ये चीज है। तो हमारे सेल में क्या होता है कि देखो, जो C6H12O6 है वो क्या है बताओ? अब ग्लूकोज को अगर O2 मिल जाए तो ये क्या बना दे? CO2 प्लस वाटर। ये क्या 6 है, इसमें कार्बन कितने हैं? तो ये 6 ये भी बनने चाहिए ना, 6 CO2। हाइड्रोजन कितने हैं? तो अगर मैं यहाँ 6 लिख दूँ तो 6 2 या 12 नहीं हो जाएगा? ये जो प्रोसेस है, अब बाकी ऑक्सीजन को भी कवर कर दो। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? एक CO2 में 2, तो 6 में कितनी?
तो 12 ऑक्सीजन यहाँ है, और बोलो यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? एक H2O में 1, तो 6 में नहीं, एक H2O में तो एक ही हुई ना, क्योंकि O एक O हुआ और 2 H, तो एक H2O में एक ऑक्सीजन H2O है ना, तो वो तो 6 मॉलिक्यूल में कितनी? 6 हुई कि नहीं? तो उधर 18 है, लेकिन इधर कितनी है? 6। तो मैं यहाँ 6 और लिख दूँ तो 6 2 या 12 हो, और 6 हो गया, इक्वल हो गई सब कुछ नहीं। आप ये समझिए रेस्पिरेशन है, हमने ऑक्सीजन ली, सब जगह 6 लिख लोगे, और यहाँ कुछ ना लिखना, बस तुम्हारी रिलेशन पूरी। अच्छा ये बताओ, सांस लेती हो चीनी खाने के बाद, क्यों लेती हो? कि ग्लूकोज टूट जाए। सांस छोड़ती हो तो क्या होता है? CO2 बाहर। और हम सब लोग यूरिन पास करते हैं, तो वहाँ से क्या निकलता है? वाटर। तो इतना याद रहेगा ना कि CO2 निकली, यूरिन निकला, तो ये दो चीज़ निकली और ये ली और ये खाया, क्या ये याद नहीं रहेगा? और फिर एनर्जी भी एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं? चलते फिरते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये कौन सी रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में होती है? क्या ये रेस्पिरेशन है? हम लोग तो खाना बनाते नहीं हैं, हम लोग तो खाना तोड़ रहे हैं बैठे बैठे, तो इसलिए ये क्या हुआ? रेस्पिरेशन। तो सेल में किस चीज़ की ज़रूरत है बताओ? O2 आनी चाहिए, और सेल बना क्या रही है ग्लूकोज के साथ? CO2 और H2O तो ऑस्मोसिस से निकलेगा, अब लेकिन इसमें जो CO2 बन रहा है वो किससे निकलेगा बाहर? डिफ्यूजन से। और O2 इनसाइड कैसे आएगा? डिफ्यूजन से। तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, तब तो पता चले। ये इसमें सब लिखा है। पेज नंबर 59। और इस प्रोसेस का नाम कहा गया है? रेस्पिरेशन। तो इसका अगला पॉइंट है कि देखो क्वेश्चन भी है बुक में, हाउ गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सचेंज ऑफ वाटर takes place in cell. देखो ये अमीबा है, और आउटसाइड क्या चीज ज्यादा है बताइए? CO2 भी रहेगा थोड़ा, लेकिन आउटसाइड ज्यादा क्या है? और अंदर क्या ज्यादा है? CO2। तो अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो बाहर आएगा, और बाहर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? O2 की, ठीक है? सो अब लिखो गैसियस एक्सचेंज takes place through प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा ध्रुव ने कहा, यस सर, थ्रू प्लाज्मा membrane by the process of outside cell concentration of oxygen is more, so it moves inside cell। क्या होगा?
CO2 कंसंट्रेशन CO2 की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो रेस्पिरेशन में CO2 निकला। सो इनसाइड सेल concentration of CO2 is more, so it diffuses out. इसको क्या लिखोगे? Diffuses out. ठीक है, ये होता है and movement of water takes place through osmosis. Movement of water takes place through by osmosis. ये टू का क्वेश्चन है, किस तरीके से होता है। ठीक है ना? अब जरा देखें, बाकी हमने इसके आगे के हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सब कुछ आपको बता दिए हैं। ठीक है, इफ सेल्स टेक्स इन वाटर, अगर सेल के अंदर पानी जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ये बता दें कि जैसे सेल के अंदर वाटर गया बाहर से अंदर तो उसको पिनोसाइटोसिस कहेंगे। पिनो का मतलब है वाटर, और अगर खाना खा लिया फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, खाना खाया तो फैगोसाइटोसिस और पानी पिया तो पिनोसाइटोसिस। खैर हमें अभी उसका इशू नहीं है, हम लोग अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये क्वेश्चन करेंगे टेस्ट में। टेस्ट में नहीं, ऐसे ही लिख लें। ठीक है, एक पर्चा दे देते हैं आपको। किसका टेस्ट होगा? बस यही वो भी सब- सर हाउ गैस एक्सचेंज वाले क्वेश्चन का ये हाउ गैसेस सेक्शन एंड राइट नोट 1 2 3 4 5 पॉइंट दे देना। ठीक है। सर रिएक्शन में लिखनी पड़ेगी। सर रिएक्शन देखो, मत लिखवाओ। प्लाज्मा ठीक सर है, रिएक्शन मत लिखवाओ ना। नहीं लिखा, रिएक्शन नहीं लिखा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? वो आउटसाइड से सेपरेट करती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? वो प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? सेलेक्टिव परमिएबल होती है, किसी चीज को आने देती है, किसी चीज को नहीं आने देती है। चौथा क्या? वाटर और मिनरल इसमें ऑस्मोसिस से जाते हैं और गैसेस किससे जाते हैं? डिफ्यूजन से। मुझे लगता है 4 पॉइंट पहले से पढ़ चुके हो, सिर्फ ये एक साथ आ गए। अच्छा, गैसेस सेक्शन के बारे में समझ में आ गया कि क्या चीज हो रही है? outside cell O2 is more, so it moves inside the cell, diffuses in. इसे क्या लिखोगे? Diffuses in. Inside cell CO2 is more, so it diffuses out. मतलब बाहर डिफ्यूज हो गई। एंड वाटर एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू ऑस्मोसिस। इससे छोटा नहीं होगा क्योंकि ये 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आता है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। और बड़ा तो बुक में कितना बड़ा है देख लो, हमने खुद ही छोटा किया, पढ़ लो। नहीं, इसमें 12 लाइन है बुक की। सर पहले ही बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। हाँ, इसको हमने तो छोटा कर लिया, अब इससे छोटा करेंगे तो नंबर भी नहीं सर कॉपी देंगे। में लिखेंगे तो 3 लाइन ही आएगी। हाँ, इसीलिए फिगर बनवाया सपोर्ट के लिए कि टीचर कुछ नंबर दे दें। बनाना है फिगर। फिगर बनाना होता है। सर हो जाएगा। सर वो C6 है ना, बस C6H12 वो लिखना नहीं है, लिखना है। लिख दो। सर मत लिखवाओ, सर मत लिखवाओ। लिखने में सर गलत होगा तो मार्क्स नहीं लगेगा। देखो ग्लूकोज का फार्मूला, सर C6H12 उसमें क्या जुड़ा? सर O6 6 हो, निकला क्या क्या? सर 6 CO2 and 6 H2O प्लस सौम्या से पूछते हैं। C6H12 O6 प्लस O6O2 और निकला 6CO2 6H2O बस सही। and
दे दूंगा। चलो अभी हटा दें। यस सर। सर एक मिनट सर। सर 1 मिनट बचा है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट ले लो। देखो आप पेपर। सो ये हम लोगों ने देख लिया। सब सही किया मैंने शायद से। हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ न्यूट्रिशन टेक्स। सर नहीं बनानी थी ना वो रेजिन। नहीं, हाँ अमीबा। सो अमीबा क्या है? सिंगल सेल्युलर। क्या ये यूकैरियोटिक है? हाँ सो सिंगल सेल्युलर अमीबा यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक। इट हैज स्यूडोपोडिया। इसके ये जो पैर है ना, इट हैज इर्रेगुलर शेप और उसके फॉल्स फीट कहलाए जाते हैं। इट हैज irregular shape. When some food particle, तो ये food particle है। food particle का मतलब समझ रहे हो? पैरामीशियम। सर जरूरी है पैरामीशियम भी हो। उसी तरीके का कोई होगा, बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। When और उससे छोटे छोटे के माइक्रोमोनास में यूग्रीन उन सबको लिखा जाता है। When some food particle comes near it, it extends। ठीक है, तो वो क्या करता है? उसको घेर लेता है क्या, या कैप्चर कर लेता है? अपने सूडोपोडिया को एक्सटेंड करके। It's a pseudopodia। Pseudopodia that is known as false feet। Pseudo और podia का मतलब जानते हो? सूडो मतलब फॉल। तो अब इस अमीबा ने क्या किया है? इस फूड को घेर लिया है। और ये इसने क्या बना लिया यहाँ पे? क्या फूड वैक्यूल एंड फॉर्म्स फूड वैक्यूल। It captures it with pseudopodia and releases। और क्या रिलीज करता है बताओ? और जब इसको ये अंदर ले लेता है तो इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड, जब सेल के अंदर कोई चीज चली जाती है, सेल को क्या कहते हैं बताओ? सेल को क्या कहते हैं? कैरियर। नहीं, साइटोस। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? बोलो। कैरियन। लैटिन है ना? हाँ, अच्छा, सेल को साइटोस कहते हैं? साइटो कभी भी जो होता है। साइकोलॉजी। हाँ, साइकोलॉजी सेल की जो साइंस है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। जब कोई चीज सेल के अंदर भी जाए तो उसे क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस। इफ समथिंग इज टेकन इनसाइड सेल देन इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ से ये जो इसने किया, इसका नाम क्या पड़ा बताओ? एंडोसाइटोसिस कर लिया इसने अंदर में। अच्छा, चूंकि इफ वाटर इज टेकन इनसाइड देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये ठीक बता नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने बोला वही चीज है जो ब्रेड होती है, लड़कियों में ब्रेड होता है। इट इज इफ वाटर इज टेकन इनसाइड देन इट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। अच्छा, उन्होंने हाँ। बोला था तो वही चीज है। हम सोचे तो पेट खा रही बता नहीं पाएंगे। सो व्हेन वाटर, उसमें क्या माइंड वो हो जाता है डम, लेकिन फिर भी ये तेज है। वाटर इज टेकन inside, it is called फीड। बोलो Phagocytosis. cytosis। And if food is taken inside then it is what? Phagocytosis. And
तो एंडोसाइटोसिस के दो टाइप क्या हुए? साइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के ये दो पार्ट हैं, फेगोसाइटोसिस इग्नोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस taken inside, then it is called फेगोसाइटोसिस एक ही मम्मी इनको 4 पेन और एक कपास देती है थाली में खाना अभी अंदर ले लिया गया, देन इट रिलीजेस। अब जब ये चीज अंदर ले ली गई तो फिर ये क्या करेगा? देन इट रिलीजेस डाइजेस्टिव स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम एंड डाइजेस्ट इट। इसको वो क्या कर लेता है? तो अब इसके चारों तरफ वो क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा और उसको वो क्या कर लेगा? इस प्रोसेस को कहेंगे डाइजेशन। और फिर इससे बहुत छोटा सा फूड पार्टिकल का वेस्ट बच जाएगा, तो फिर ये वेस्ट हो जाएगा कि नहीं, है ना? देन इट रिलीजेस स्ट्रॉन्ग enzyme on food particle and digest it। उसे डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है? Now whatever waste is left out, ये सारा काम ये करता है। जिस चीज को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? इंजेशन। कोई चीज अंदर लेने को क्या कहेंगे? इंजेशन। और कोई चीज बाहर निकलने को इजेशन। बाहर निकला तो इजेशन। नाउ व्हाट एवर इज लेफ्ट, whatever is left is called, उसे क्या कहेंगे? वेस्ट। फोर्थ में था ना It throws it out from its cell। तो क्या था वो ये जो वेस्ट है उसको उसने थ्रो कर दिया बाहर, और उस चीज को क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस या इजेशन। और ये वेस्ट है and it is thrown outside। और वो उस फूड पार्टिकल की लालच में बहुत सारा पानी भी अंदर ले लेता है, तो क्या उस पानी को भी बाहर फेंक देता है? पानी हर बार पानी लेगा तो उतना पानी थोड़ा ना पिएगा, वो तो उसको खेलने के लिए ले लेता है। थ्रोन आउटसाइड, इट इज कॉल्ड, ये आपकी बुक में कहाँ लिखा हुआ है? पेज नंबर 60 में सबसे लास्ट पैराग्राफ। इट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस और इजेशन। तो हम पहले प्रैक्टिस करा देते हैं। इसका टेस्ट तो सर तो इसका तो लेना पड़ेगा, तो आगे बढ़ पाएंगे ऐसी बात है। सर परसों लेने से अच्छे ये लो। अभी लेने से ठीक है, इसे नोट करो फटाफट। सर अभी लोगे तो सब बढ़िया रहेगा। हाँ वो ज़्यादा ठीक है, तो उसमें याद नहीं कर पाओगे। परसों वाला हर खराब होता है, बहुत काम दे देते हैं। सब फर्स्ट आ जाएंगे सर। सब नहीं आता सर के सर 2 दिनों तो सर सब एकदम हर कुछ एक तुम्हारी तरह सब तेज थोड़े ना है। टाइम नहीं मिलता सर, यहाँ जाऊंगी होमवर्क करके सर एक बार इजेशन से आउट होगा। सर एक के बाद दे देना सर आप। सर इसके बाद चलो ठीक है। थैंक यू सर। मैंने पैसों के लिए इस क्लास है एक्सरसाइज। वो तो मैंने भी लिखी है, मतलब सारी स्पेलिंग गलत लिखी है। मैंने साइडों को याद की थी और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साइडोसिस पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज 61।
क्या फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है? बोलो। हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स एंड इनसाइड द वेसल? करा दिया, चेक करो बुक में, ठीक है। अच्छा दूसरा भी करा दिया। Why the plasma membrane is called selective permeable membrane? Because it allows certain materials to pass through it and disallows other materials, ठीक है, to disallows other materials, so it is called selective. फर्स्ट क्वेश्चन में CO2 के अंदर जाता है, वो डिफ्यूजन इतना है, और वाटर CO2 अंदर नहीं जाता है, CO2 अंदर ज़्यादा होता है तो वो बाहर आ जाएगा, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 inside the cell is more. पहले का डिफ्यूजन होगा और बी पार्ट का होगा उसमें। ये पता चला कि ये इसे क्यों सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, बिकॉज इट अलाउज सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू इट एंड दिस अलाउज अदर मटेरियल, सो इट इज कॉल्ड। ये लिखवाने की जरूरत है? नहीं सर, हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नाउ हमने देखा था जो ए पार्ट था उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल भी था, तो अब अगला टॉपिक इसका पढ़ो क्या है, इसका सेल वॉल है, सेल वॉल होगा। देखो उसके ठीक आगे है। लेकिन सेल वॉल तो अभी सेल वॉल नहीं कवर किया ना हमने, एनिमल सेल में नहीं होता है। नहीं होता, अब हम लिखेंगे सारी बातें। सो देखो इन प्लांट सेल, ठीक है, in addition to plasma membrane, plasma membrane, cell wall is also present. Cell wall is also present. ठीक है, ठीक है, and cell wall इन प्लांट सेल, बात मत करो, इन प्लांट सेल किसकी बनी होती है? मेड ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का पेपर है, सेल्यूलोज की लकड़ी है, 99.9% हमारी कॉटन कपड़े हैं। प्लांट सेल वॉल इन प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड सेल वॉल इन काइटिन इज मेड अप ऑफ फंगी। Sorry. फंगी is made up of सेल वॉल इन फंगी, is made up of chitin. ठीक है। सेल वॉल इन प्लांट इज मेड अप ऑफ Cellulose. और इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल का काम क्या है, ठीक है, सो इट गिव्स, इसका काम क्या क्या, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है। क्या बहुत बड़ी बड़ी आंधी आ जाती है तो भी प्लांट खड़ा रहता है, या फिर बहुत ये जो लकड़ी की बीम है इससे हम घर भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है। लकड़ी की बीम पे कल्लाल किला पूरा बना हुआ है, अगर आप जाके देखो, सो इट गिव्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट कुछ ऐसे होती है, टीक की लकड़ी जैसे शिकारे होते हैं ना श्रीनगर में, 100 साल तक है, उसमें कुछ दीमक और सड़ती नहीं, ठीक है। इट गिव्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट एंड ऑल्सो मेंटेन द शेप ऑफ प्लांट, बोलो, एंड ऑल्सो मेंटेन द शेप ऑफ सेल। क्योंकि सेल को ये अगर पानी एक बाल्टी डाल दोगे तो क्या प्लांट इतना बड़ा हो जाएगा? सेल का नो, अब इससे ज़्यादा पानी नहीं ले सकते, हीमोलिसिस करना चाहेगा लेकिन क्या ज़्यादा फूल पाएगा? So it also maintain shape of cell. इतनी बात समझ में आ गई कि प्लांट सेल में क्या क्या चीजें होती हैं और सेल वॉल क्या चीज होती है। ओके, आगे की बात देखिए कि प्लांट होगा और फंगी होगा और बैक्टीरिया, क्या इन तीनों में सेल वॉल होती है? हाँ, बिल्कुल। हमने बताया ना प्रोकैरियोटिक में, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है कि नहीं, इतना छोटा सा ग्रीन ग्रीन दिखा था। सो इन प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया, अभी उसका वीडियो दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल इज प्रेजेंट, और नहीं तो अपनी बुक में देख लो अगले पेज पे,
क्या बैक्टीरिया में कभी संभव दिखा है? देखा सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो अब हम लोग इसको बना लेंगे इस बैक्टीरिया को और इसमें दिखा देंगे कि इसमें सेल वॉल है। इसमें ये सब क्या है? ये सब क्या है? फ्लैजेला, फ्लैजेला। और ये सब क्या है? पीलस, सही कहती है, याद है आपको? याद किया। फाइलस। और ये भी कोई चीज है ये जो ये दिखाया नहीं गया, ये क्या है? न्यूक्लियोइड। ये तो न्यूक्लियाइड है, ये भी कुछ होगा। वैसे तो ऐसे इसमें कुछ ऑर्गेनल नाम के तो कुछ होते नहीं है, बनाने के लिए डिजाइन बना दो, लेकिन ऐसा कुछ है। और ये क्या है बताओ? ये न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। और ये फ्लैजेला। सेल वॉल मेनली मैं दिखाना चाहता हूँ। राइबोसोम। वो सेल वॉल आपको दिखा देंगे। सेल और छोटे छोटे दाने दिखा दो, वो क्या है? राइबोसोम में प्लाज्मा में, और बाकी साइटोप्लाज्म जो राइबोसोम। और ये अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती होगी जो कि इसमें नहीं दिखाई। तो सेल वॉल के ठीक नीचे और एक डिजाइन बना हुआ है। जैसे कि ध्रुव ने बनाई है वैसे आप लोग दिखाओ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल इस तरीके की होती है। अब जरा देखो, when swells up, कभी भी क्या होता है बताओ? swells up in plants, तो क्या वो फट सकती है? Then cell wall prevents it from bursting. Cell wall prevents it from bursting. सिर्फ फटने नहीं देती, ठीक है? ये चीज है। And it takes pressure on it. क्या ये अपने ऊपर प्रेशर ले लेती है? सही बात है। देखो हमारे पास ज्यादा पॉइंट नहीं है, बस यही है कि 1 2 3 4 5 ही पॉइंट है। सर इसका ले सकते हो आप? हाँ बस अब ले लो, घर जाओ। अरे सर इसका भी सर ले लो ले लो सर, कर सर ले लो सर, ले लो। कोई तो गाइड मना कर रहा है। अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब तक गाइड हमारे साथ है। ठीक है, सर ले लो इसको कोई नोट तो, करो। सर कोई तो अच्छा जाएगा। एक ही जन तो बोल इसका ले लो, इसका ले लो डेमो। सर तुम दोनों का ले लो। देखो समझ लीजिए, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ये सर थैंक यू सर। समझा तो सकते हैं। यस सर। इन प्लांट सेल, इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल वॉल इज प्रेजेंट। इन प्लांट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इन फंगी इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये क्या करती है? इट गिव्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। बाकी फंगी में तो कुछ नहीं होती, फट से टूट जाता है फंगी। लेकिन प्लांट की लकड़ी कितनी मजबूत होती है? तने को कोई स्टेम को हिला सकता है? नहीं हिला सकता। सो इट गिव्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। और किसमें किसमें सेल वॉल होती है? प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया में होती है। व्हेन सेल स्वेल्स अप इन प्लांट्स, देन व्हिच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बस्टिंग? सेल वॉल प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बस्टिंग एंड टेक्स प्रेशर ऑन इट। या ये कह सकते हो बियर्स प्रेशर ऑन इट, खुद सह लेती है। ठीक है कि नहीं? अब आगे देखो कि न्यूक्लियस दूसरा हमारा कौन सा पार्ट था? न्यूक्लियस। तो पहली चीज इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? In place of nucleus
न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट रहता है? इज प्रेजेंट। न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड। न्यूक्लियर रीजन क्या वेल डिफाइंड है? नहीं ना। सो न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड। तो डीएनए जिसको भी जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं, क्या वही यहाँ ऐसे घूम रहा है? सो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डीएनए का मतलब क्या होता है? ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड freely floats inside cell। आई नोट करो, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है। तो कल इसका टेस्ट होना? कल नहीं होगा, तो कल तो मैथ्स होगा ना।